वायरल हो गया है। मैंने देखा, क्या मस्त माल पटाया है तूने। लेकिन शाना है तू। हाँ। बंदी को पूरा दिखा दिया और खुद मास्क के पीछे। मेरा भाई, कोई गलतफहमी हो रही है तुझे। मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। अब वो बोलती रहती है शादी के बाद। अब अभी तक तो सिर्फ हाथ पकड़ा है, अब उसका भी एमएमएस। चल ज्यादा बन मत अब गांडू। देखा मैंने सब। देखो व्हाट्सएप करता हूँ, खुद देख ले। और इतने में ही ललित की गर्लफ्रेंड पूजा वहां पर आकर बैठ जाती है। ब्लैक गाउन और खुले हुए बालों में पूजा ऐसी लग रही थी मानो पूरी महफिल पर छा गई हो। लेकिन ललित भाई साहब का ध्यान तो कहीं और ही था। ललित तो व्हाट्सएप मैसेज का इंतजार कर रहा था। हाय जानू, क्यों टेंस लग रहे हो? पता है कल मैं ना अपने बाबू के लिए व्रत रखने वाली हूँ। तुम ना 1000 साल जियोगे, देखना। इतना कहकर पूजा ने ललित को हक कर लिया। ललित कुछ कहता, इतने में ही उसका फोन बज उठा। ललित बिल्कुल सही था, लेकिन सही तो उसका दोस्त भी निकला। लड़का कोई और था, लेकिन लड़की तो पूजा ही थी। जब किस्मत आपकी मारने पर आती है तो आप चाहे ऊंट पर बैठ जाओ या बुर्ज खलीफा पे, चाहे इतवार हो या फिर शुक्रवार, किस्मत आपकी मार के ही जाती है। पूजा, तुम जुबली गार्डन कब गई थी? जुबली? अरे हाँ, वो मामा का लड़का आया था हमारा, तो उसको लैपटॉप देने गई थी। लैपटॉप देने गई थी कि पेटीकोट खोलने? मेरी लाइफ से दफा हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। ललित ने इतना कहकर पूजा को वो एमएमएस दिखा दिया, जिसे देखने के बाद पूजा फिर से कॉफी पीने लग गई। सी ललित, वैसे भी मुझे ब्रेकअप करना ही था। तुम जैसे लूजर के साथ रहना भी नहीं चाहता कोई। जिंदगी में खुद तो कुछ उखाड़ नहीं पाए। जहाँ देखो लूजर लूजर लूजर। पूरा शहर तुम्हें लूजर के नाम से जानता है अब तो। जेब में फूटी कौड़ी है नहीं, और हुडी बाबा हाँ आया बड़ा मुझसे ब्रेकअप करने। पता है ये लड़का जो है ना, उसके पास खुद की 2 गाड़ी है और 3 बंगलो। आज के बाद दिखाई मत देना मुझे गलती से भी कहीं। तुम्हारी मनहूस शक्ल देख देख के ना मेरी लाइफ भी खराब चलने लगी है। इतना कहकर पूजा वहां से जाने ही वाली थी कि वो पीछे मुड़ी और बोली, और हाँ, एक लास्ट बात, ये जो बंदा है ना वीडियो में, वो कोई और नहीं, तुम्हारा ही बेस्ट फ्रेंड सागर है, जिसने तुम्हें ये वीडियो भेजा है। लॉल। पूजा तो वहां से चली गई, लेकिन ललित वो वहीं पर खड़ा खड़ा उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सच ही तो कहा उसने, मैं हूं ही मनहूस और लूजर। क्यों कोई रहेगी मेरी गर्लफ्रेंड? क्यों कोई मेरा दोस्त भी मुझसे दोस्ती निभाएगा? मेरी पूरी जिंदगी एक डोरमैट जैसी है, जिसने मन चाहा आया और कीचड़ पहुंच के आगे चला गया। मेरा जीना ही बेकार है। मुझे मर जाना चाहिए। जी के वैसे भी क्या करूंगा मैं? ये सोचते हुए ललित उस कैफे से निकल गया। ललित के दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, और वो ख्याल था सब कुछ खत्म कर देने का। लेकिन उसकी किस्मत शायद उसके साथ अभी और मजाक करना चाहती थी। वो चलते चलते यमुना के कैनाल के पास आकर खड़ा हो गया। यहां से बस एक छलांग और सब खत्म। ललित ने बहुत हिम्मत जुटाई, और जब वो पुल से कूदा तो फिर उसकी किस्मत ने एक और खिलवाड़ कर दिया। नदी में गिरने की जगह वो सीधा एक ट्रक पर जाकर गिरा, और ट्रक की भी किस्मत देख लो, वो था सॉफ्ट कॉटन बैग से भरा हुआ, और उसने ललित को वहां से बाउंस कर दिया। और ललित वहां से बाउंस मारता हुआ एक हीरो की तरह गिरा कचरे के ढेर में। अब था ललित एकदम कचरे में लथपथ, बिल्कुल शांत, जैसे जिंदगी ने उसके साथ एक और मजाक कर दिया हो। मेरा नाम लूजर ललित भी नहीं, ललित ही होना चाहिए था। वो अभी कचरे के ढेर से बाहर आया ही था कि एक पोर्श कार उसके पास आकर रुकी। कार में से एक रईस आदमी उतरा और उसने ललित की तरफ अपना हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ा दिया। आप कौन? मैं यहाँ तुम्हें जॉब ऑफर करने आया हूँ, और उसके बदले में तुम्हें 10 करोड़ मिलेंगे, सिर्फ एडवांस। बोलो करोगे? 10 करोड़? अब ऐसा क्या काम है? मेरी फैमिली को वापस लाना है,
लेकिन एक दूसरे प्लैनेट से। तुम्हारी फैमिली? दूसरा प्लैनेट? अब मैं कुछ समझा नहीं। सब समझाता हूँ, आओ गाड़ी में बैठो। ललित और मिस्टर ओबेरॉय अब उनके ऑफिस ओबेरॉय एनक्लेव आ चुके थे। जैसे ही अंदर पहुंचे, ललित देखकर हैरान हो गया। उसने आज से पहले इतनी मिस्टीरियस और लेविश जगह देखी ही नहीं थी। ओबेरॉय ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला। तुम्हें पता है इसमें क्या है? अब तक की सबसे पावरफुल ह्यूमन इन्वेंशन, स्टारगेट। खोलो इसे। ललित ने वो बॉक्स अपने हाथ में लिया। उसने देखा कि वो पहले से ही अनलॉक्ड था। दिखने में वो किसी अजीबो गरीब कैलकुलेटर की तरह नजर आ रहा था और उसके ऊपर 2 छोटे एंटेनास भी थे। ललित उसे देखकर हंसने लगा। क्या यही है वो डिवाइस? देखो बॉस, मुझे गलत मत समझना, पर तुम मुझे थोड़े हिले हुए लगते हो। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मेरी फैमिली दूसरी गैलेक्सी के नोवा प्लैनेट पर है। ये लोग तो अभी तक अपने सोलर सिस्टम को ही पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन नोवा पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। मैं खुद वहां रहता था। तो तुम उस प्लैनेट पर पहुंचे कैसे? अब या तुम वहां से आए हुए कोई एलियन हो? उस आदमी ने वो स्टारगेट ललित के हाथों से ले लिया। मैं इसी प्लैनेट से हूं और यही मेरी सबसे बड़ी इन्वेंशन है। एक डिवाइस जो किसी को भी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है। लेकिन मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं इसे जंग का हथियार बनाने से रोकना चाहता था। इसीलिए मैंने सोचा इसका इस्तेमाल कर अलग अलग प्लैनेट्स घूमकर उनकी दुनिया के बारे में सीखूं। तभी मैं नोवा नाम के प्लैनेट पर गया, जहां मुझे इंसानों की एक अनोखी प्रजाति मिली। वहीं रह गया, प्यार हुआ और हमने एक परिवार बसा लिया। ललित अब थोड़ा गंभीर हो गया था। तो फिर तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ? मैं वहां सेट था, फैमिली भी थी और बेटी भी। फिर शैडोज, वो जो बुराई में यकीन रखते हैं, उन्हें मेरे स्टारगेट का पता चल गया। उन्होंने धावा बोल दिया और मुझे भागना पड़ा। अगर उन्हें स्टारगेट मिल जाता तो वो उसे मिसयूज करते। जिस खतरे के लिए मैं अर्थ से भागा था, वो नोवा पर भी मौजूद था। तो अब तुम चाहते हो कि मैं इस जंग में कूद जाऊं? और मैं क्यों? मैं अभी सब कुछ नहीं बता सकता। बस मेरा ये काम कर दो, फिर तुम्हें जिंदगी भर पैसों की कोई टेंशन नहीं होगी। That's my promise। पैसों की बात सुनकर ललित के चेहरे पर अचानक से एक चमक आ गई। वो पूजा को दिखा देना चाहता था कि अब वो फटीचर से सिकंदर बनने वाला है। ये डिवाइस से तुम हर जगह जा सकते हो, उन प्लैनेट्स पर भी जो सोने और चांदी से बने हैं। 10 करोड़ तो सिर्फ तुम्हारा साइनिंग बोनस है। तुम जितना चाहो उतना पैसा ले सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारा भरोसा भी चाहिए कि तुम अभी के लिए मेरे परिवार की सेफ्टी को सीरियसली और प्रायोरिटी में लोगे। ठीक है, मैं तैयार हूं। कब जाना है मुझे? अभी? अभी? क्या दूसरे ग्रह पर जाने के लिए ललित इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा? ओके, आई एम रेडी। याद रखना कि वहां की टाइम डेफिनेशन अलग है, वक्त अलग स्पीड से चलता है। मैं वहां पर 10 साल तक था, लेकिन अर्थ के हिसाब से मुझे वहां गए सिर्फ 2 ही साल हुए थे। इतना कहकर ओबेरॉय ने स्टारगेट ललित के हाथ में रखा और एक बटन दबा दिया। 2 एंटेना के बीच से स्पार्क होने लगा और अगले ही पल सामने एक गेटवे पोर्टल बन गया। ललित को अब उस पोर्टल के अंदर जाना था। जल्दी आओ, वहां तुम्हें एक प्रोफेसर मिलेंगे। वो मेरे दोस्त हैं, सबसे पहले उन्हीं से मिलना। इससे पहले कि ललित कुछ कह पाता, ओबेरॉय ने उसे जोर से धक्का दिया। ललित पोर्टल के अंदर खींचता चला गया और उसका सर घूमने लगा। ललित को जब होश आया, उसने खुद को एक अजीब जादुई जंगल में पाया। पेड़ आसमान छू रहे थे और उनकी छाल से जादुई रोशनी फूट रही थी। तभी एक विशाल परछाई उसके ऊपर से गुजरी। उसने ऊपर देखा, एक पंखों वाला अजगर आसमान में मंडरा रहा था। ललित आगे बढ़ा। रास्ते में उसे चमकता यूनिकॉर्न और उड़ते हुए जादुई जीव दिखाई दिए। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। जब वो जंगल से बाहर निकला, उसके सामने एक बाजार था। रंग बिरंगे जादुई क्रिस्टल के तंबू और अजीबो गरीब वेशभूषा पहने हुए लोग, जो कि दिखते तो इंसानों जैसे थे,
पर थे कुछ विचित्र ही जीव। वहीं कुछ ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे थे जो बिल्कुल इंसान की तरह ही लग रहे थे। उनमें और पृथ्वी के इंसान में फर्क कर पाना नामुमकिन था। ललित को एहसास हो गया कि वो एक अनजान और जादुई दुनिया में आ गया है। ये क्या दुनिया है? या इंस्टाग्राम की फीड कितनी खूबसूरत होती होगी। खैर, मुझे क्या, मुझे तो फैमिली ढूंढनी है और उसके लिए प्रोफेसर को। ललित अब उस बाजार की गलियों से गुजर रहा था जहां पर कई लोग तरह तरह के पौधे, टूल्स और खाने पीने का सामान बेच रहे थे। वहां पर मौजूद कोई भी डिश ललित ने पहले कभी नहीं खाई थी, पर उसका मकसद अभी सिर्फ और सिर्फ उस प्रोफेसर को ढूंढना था। इसके अलावा वो किसी की नजरों में नहीं आना चाहता था, इसलिए वो इस तरह से एक्ट कर रहा था जैसे वो उन्हीं लोगों में से एक हो। लेकिन सामने के मार्केट में एक दुकानदार ने अपने साथी को ललित की ओर इशारा किया। इस तरह से कुछ और दुकानदारों की नजर भी ललित पर गई। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कौन है ये? किसी ने इसको पहले देखा है क्या? नहीं भाई, नया आदमी लगता है। हो सकता है किसी काम से आया होगा। क्या बात कर रहे हो? आदमी ये जासूस भी तो हो सकता है। सही कह रहे हो। शैडोज के लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका पीछा करते हैं। अब दुकानदारों और उनके साथियों की एक छोटी सी भीड़ चोरी छिपे ललित का पीछा कर रही थी, और वहीं दूसरी ओर ललित को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे वो क्या करेगा। इतने बड़े प्लेनेट पर एक आदमी को कैसे ढूंढूंगा? वो घरों के अंदर झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी भी घर के अंदर घुसने से अभी भी डर रहा था। इस नई दुनिया में वो अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहता था। वहीं पर उसने देखा एक उल्टा गिरा हुआ झरना, जिसमें पानी नीचे से ऊपर की ओर बह रहा था, और हर बूंद के साथ उसमें इंद्रधनुष के रंग झिलमिला रहे थे। ये काफी ट्रिपी जगह। यहाँ अगर दारू पी के वो झरने के नीचे चले जाओ तो मजा ही आ जाएगा। नहीं नहीं ललित, तू एक मिशन पे आया है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वो बाजार के शोर शराबे से बाहर रिहायशी इलाकों में आ चुका था, जहां दोपहर होने पर काफी शांति थी। यूं ही चलते हुए उसे अचानक से एहसास हुआ जैसे उसके कदमों के साथ साथ वहां बाकी लोगों के कदमों की आहट भी आ रही है। उसने अचानक पलटकर देखा तो वो भीड़ एक दीवार के पीछे छिप गई। अब ललित ने तेज तेज चलना शुरू कर दिया, और जब वो भीड़ एक बार फिर से बाहर निकल कर आई तो वो भागने लग गया। अरे पकड़ो 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 इसे, देखो कहीं भाग ना जाए। अरे पकड़ो पकड़ो, जासूस को पकड़ो। उनका शोर सुनकर कुछ लोग अपने घर की छतों पर आ गए। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी थे जो अपना काम छोड़कर उस भीड़ के साथ ललित का पीछा करने लगे। भागते हुए ललित अब हाँफने लगा था। वो थक चुका था और एक बड़े से दरवाजे के सामने एक पल के लिए रुक गया, और इतनी ही देर में वो भीड़ भी वहां पर पहुंच गई, और उस भीड़ ने ललित को चारों ओर से घेर लिया। भीड़ ने ललित को घेर रखा था। लाल आंखें और हाथों में चाकू और अजीब टूल्स थे। ललित धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा था, जब तक कि उसकी पीठ एक बड़े दरवाजे से टकराई। भागने का अब कोई भी रास्ता नहीं था। ए, कौन है तू? हाँ, और ये लूनार्स के इलाके में कैसे आ गया? लूनार्स? भीड़ की नजरें उसे चीर रही थीं। ललित को समझ नहीं आया कि अब वो करे तो करे क्या, और तभी दरवाजा खुलते ही बाजार में खामोशी छा गई। पहले जोर का शोर था और अब वो सन्नाटे में बदल चुका था। दरवाजे के पीछे से एक आदमी निकला, काले सूट और सनग्लासेस में। उसकी चाल में ऐसा अधिकार था कि भीड़ बिना कहे ही पीछे हटने लगी। तुम यहाँ कैसे आए? उसकी गंभीर आवाज ने ललित के रोंगटे खड़े कर दिए। ललित ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द अटक गए। ललित की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा वो गलत जगह पर फंस गया है। भीड़ में अब भी डर और सम्मान था, और ललित समझ गया कि ये आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, और 10 करोड़ के चक्कर में उसने मुसीबत मोल ले ली है। ये शैडोज का जासूस है, हमारे इलाके में घुस आया है। ये लूनार्स का इलाका है, और लूनार्स के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये है
कि वो लूनार्स के एरिया में आ गया। शैडोज? अरे नहीं, मैं तो उनके खिलाफ हूं। ललित को बोलता हुआ देखकर अब भीड़ भी एक्टिव हो गई। ये झूठ बोल रहा है प्रोफेसर। प्रोफेसर? अरे मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। झूठ झूठ। प्रोफेसर ने अपने हाथ से एक इशारा किया तो सब लोग फिर से चुप हो गए। प्रोफेसर ने अब ललित की तरफ देखा। ललित भी कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसे भीड़ का डर था। प्रोफेसर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अंदर जाओ, मैं आता हूं। ललित ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो देखा कि वो जगह बच्चों से भरी पड़ी है जो अलग अलग तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ लोग उड़ रहे थे तो कुछ लोग युद्ध के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। तभी ललित के सर में अचानक से दर्द होना शुरू हो गया। उसने जब आंखें बंद की तो उसे 3 क्रिस्टल्स नजर आने लगे जो उसे अपने पास बुला रहे थे। ललित को महसूस हुआ जैसे कि एक क्रिस्टल बहुत ही करीब है लेकिन बाकी दोनों उसकी पहुंच से बहुत दूर जा रहे थे। मैं कोई मैग्नेट बन चुका हूं क्या? जैसे लोहा मैग्नेट को खींचता है वैसे ये क्रिस्टल मुझे खींच रहा है दिमाग में। तभी प्रोफेसर ने ललित के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? ललित का माथा पसीने से भरा हुआ था लेकिन उसने ये बात अपने तक ही रखना ठीक समझा। कुछ नहीं, मुझे आप ही के एक दोस्त ने भेजा है। ओबेरॉय? हाँ, मैं जानता हूं उसे। उसकी फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ और मैं भी उससे इतने सालों से मिला नहीं हूं। आपने मुझे कैसे पहचाना? धीरे धीरे सब जान जाओगे। आओ, मेरे ऑफिस चलते हैं। इसके बाद वो दोनों प्रोफेसर के केबिन में पहुंच गए और वहां पर एक टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। ओबेरॉय की फैमिली को शैडोज ने अपनी कैपिटल सिटी में रखा हुआ है, लेकिन अच्छे से नहीं पता कि वो किसी जेल में हैं या फिर खास तरह के किसी कमरे में कैद हैं। ये कैपिटल सिटी यहाँ से कितनी दूर है और ये शैडोज क्या है? तुम्हारे पास सवाल तो बहुत हैं। क्या ओबेरॉय ने तुम्हें सब कुछ समझाया नहीं था? ललित सोचने लगा कि वो इस बात का क्या जवाब दे और तभी प्रोफेसर हंसने लगे। अरे घबराओ मत, मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा। तो शुरू से शुरू करते हैं। तुम अभी मेरे स्कूल में हो जहां लूनार्स के लोगों को ट्रेन किया जाता है। तुम्हारा दोस्त ओबेरॉय भी कई साल यहीं पर रहा है। वो मेरा दोस्त नहीं है। मतलब? मुझे ओबेरॉय ने कुछ पैसों के बदले हायर किया है उनकी फैमिली को वापस लाने के लिए। ठीक है। यहां से शैडोज की कैपिटल सिटी तमस जाने के लिए तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। बस आइए कि मैं वहां कैसे जाऊं? प्रोफेसर भी मन कुछ सोचने लगा। नहीं, इसे अभी सच बताना ठीक नहीं होगा, पर इसे मैं अब अपने हाथों से जाने तो नहीं दे सकता। ललित अभी भी प्रोफेसर के जवाब के प्रोफेसर अचानक शौक करने की कोशिश से उठ गया। ऐसे नहीं मिलेंगे वो लोग तुम्हें वहां पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना होगा। जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता तुम हमारे साथ ही रुको और ट्रेन करो खुद को वहां लड़ने के लिए। तुम्हें अगर अभी सिर्फ कैपिटल सिटी को देखकर आना है तो मैं उसका इंतजाम कर सकता हूं। ललित के चेहरे पर अचानक से एक बड़ी मुस्कान आ गई। ये तो बहुत अच्छा। प्रोफेसर ने अपने टेबल पर 2 बार नॉक किया तो एक लड़की अंदर आई जो दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसकी टाइट ब्लैक लेदर उसके कर्व्स को फ्लॉन्ट कर रही थी और उसकी लो राइज पैंट से उसकी हिप्स का हल्का सा शेप नजर आ रहा था। उसकी कमर पर 2 चमचमाती तलवारें लटकी थीं जो किसी को भी चैलेंज करने के लिए काफी थीं। उसके थाइस पर स्ट्रैप्स में कई छोटे छोटे चाकू बंधे हुए थे और उसकी बाजुओं पर भी शार्प ब्लेड्स नजर आ रहे थे। आलिया के पास न सिर्फ सॉलिड लुक्स थे बल्कि हर मूवमेंट में एक साइलेंट थ्रेट भी झलकता था। हॉट प्लस डेडली कॉम्बो। कुछ कहा? नहीं तो। तभी प्रोफेसर ने कहा,
ये है मेरी असिस्टेंट आलिया, तुम इसी के साथ जाओगे। ललित और आलिया दोनों ने ही एक दूसरे को देखा और सर हिलाया। याद रहे, तुम्हें सिर्फ तमस जाकर वापस आना है, बॉर्डर क्रॉस मत करना। बिल्कुल प्रोफेसर। आलिया मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगी तो प्रोफेसर ने ललित को भी उसके पीछे जाने का इशारा किया। तो हम वहां कैसे जाने वाले हैं? तुमने कभी किसी ड्रैगन की सवारी की है? नहीं। वो लोग चलते चलते अब बाहर स्कूल के ग्राउंड तक आ चुके थे। आलिया ने तब अपने मुंह से एक सीटी बजाई और अगले ही पल आसमान से एक लाल ड्रैगन उड़कर नीचे जमीन की तरफ आने लगा। वो जब नीचे की तरफ आया तो उसके पंखों के कारण आसपास धूल उड़ने लगी। अरे बाप रे! ड्रैगन अब नीचे की तरफ झुक गया और आलिया तुरंत उसकी पीठ पर बैठ गई। ललित को वहां पर खड़ा देखकर आलिया ने उसे भी वहां आने का इशारा किया और हाथ बढ़ाकर उसे भी ऊपर चढ़ा लिया। ललित के ड्रैगन पर बैठते ही वो उड़ने लगा। ये तुम्हारा ड्रैगन है? हाँ, मैंने इसे बचपन से पाला है। शैडोज के साथ जब आखिरी बार लड़ाई हुई थी तो इसने उनके काफी लोगों को मार गिराया था। आखिरी बार लड़ाई कब हुई थी? लड़ाई तो लगातार चल रही है, बस पिछले कुछ महीनों से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, वरना तो ये सिविल वॉर कई सदियों पुरानी है। लेकिन लड़ाई का रीजन? शैडोज के लोग हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हाइला, यहाँ भी भारत पाकिस्तान चल रहा है। आलिया कहा तुमने? नहीं नहीं, हाइला कहा। तुम ड्राइविंग पे ध्यान दो वरना ड्रैगन कहीं ठोक ना दे। वैसे यहाँ ड्रैगन की इंश्योरेंस होता है? आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अनॉयड लुक दिया जो कि ललित के चुप रहने के लिए काफी था। ललित अब नीचे की तरफ देख रहा था जहां पर उसे जंगल, पहाड़ और उनके बीच में बसे हुए गांव और कस्बे नजर आ रहे थे। करीब 1 घंटे बाद जब वो बॉर्डर पर पहुंचे तो यहां से उन्हें शैडोज की कैपिटल सिटी तमस नजर आ रही थी। ये जगह वहां से बिल्कुल अलग जगह थी जहां पर लूनार्स रहा करते थे। यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थीं जो शीशे से ढकी हुई थीं। इसके अलावा वहां पर हवा में ढेरों फ्लाइंग कार्स नजर आ रही थीं। पूरे शहर को ऊपर से देखने पर भी ललित को वहां पर एक पेड़ तक नजर नहीं आया। यही है तमस, आओ थोड़ा करीब चलते हैं। अब वो ड्रैगन हवा में और भी ऊपर उड़ने लगा ताकि वो बादलों के पार चला जाए। अब यहाँ छिपे रहने के कारण वो बॉर्डर के और भी करीब बढ़ रहे थे जहां से ललित शहर की सभी डिटेल्स देख पा रहा था। तभी अचानक से वो ड्रैगन दर्द के मारे चीखने लगा। आलिया ने नीचे देखा तो उस ड्रैगन को एक तीर आकर लगा था। लगता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। अब उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ अब कुछ फ्लाइंग कार्स आकर खड़ी हो गई हैं। उन कार्स के अंदर से कुछ सोल्जर्स निकलने लगे। सभी ने मेटल का एक सूट पहना हुआ था जिनमें लगे बूस्टर्स उन्हें हवा में उड़ने में मदद कर रहे थे। आलिया भी अब ड्रैगन के ऊपर खड़ी हो गई। अब कोई रास्ता नहीं है, हमें लड़ना ही होगा। तुम ड्रैगन के साथ ही रहना। और तुम? आलिया ने अपनी तलवार निकाली और हवा में एक छलांग लगा दी। तभी वो ड्रैगन भी तेजी से मुड़ा क्योंकि दूसरी तरफ से उनके ऊपर भी हमला हो रहा था। ललित ने ड्रैगन की गर्दन को कस के पकड़ लिया और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसे जो दिख रहा था कि आलिया अपने आप ही हवा में उड़ रही थी और उन लोगों का मुकाबला कर रही थी। अब ज्यादातर सोल्जर्स फ्लाइंग कार्स में बैठकर ड्रैगन और ललित का ही पीछा कर रहे थे। ड्रैगन इतनी तेजी से उड़ रहा था कि ललित को लगा उसकी पकड़ कभी भी छूट सकती है और तभी उड़ती हुई कारों से तीरों की बौछार शुरू हो गई। एक एरो सीधा ड्रैगन के पंजे में जा धंसा। उसकी चीख से ललित का दिल बैठ गया। वो दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। बचाओ! पंख कमजोर पड़ चुके थे। गहराई में गिरते हुए सब धुंधला होने लगा। क्या ये उनका अंत था? वो घायल ड्रैगन तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था, जिस वजह से ललित का सर भी चकराने लगा और उसकी पकड़ ढीली हो गई। अब वो नीचे की तरफ गिर रहा था। उसे लगा यही उसकी जिंदगी का अंत है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब कुछ देर बाद तक भी वो जमीन से नहीं टकराया तो उसने अपनी एक आंख खोलकर देखी।
उसने देखा कि वो जमीन से 2 फीट ऊपर लहरा रहा है। उस सड़क पर शहर के बाकी लोग भी थे। जैसे ही उन्होंने ललित को हवा में उड़ते हुए देखा तो उन्हें लगा कि ल्यूनार्स ने वहां पर कोई हमला कर दिया है। जासूस जासूस, अरे कोई गार्ड्स को बुलाओ जल्दी। ललित ने देखा कि कुछ लोग उससे डरकर भाग भी रहे थे और इसी वजह से उसका ध्यान भटक गया और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। वो रहा, देखो, भागने न पाए। अरे नहीं। ललित ने देखा कि सड़क की एक ओर से गार्ड्स सीधे उसकी तरफ ही आ रहे थे। अब वो भी खड़ा होकर भागने लगा। उसने कई बार कोशिश की पर वो फिर उड़ नहीं पाया। भागते भागते अब वो गार्ड से छिपकर 2 बिल्डिंग्स के बीच में कहीं पर छिप गया था। यहां उसने पहली बार तमस शहर को अच्छे से देखा। वो अर्थ के किसी एडवांस्ड शहर की तरह डिजाइन था, लेकिन वहां टेक्नोलॉजी इस कदर तेज थी कि ललित के वहां आने के सिर्फ 10 मिनट के बाद ही पूरे शहर की अलग अलग स्क्रीन्स पर उसकी तस्वीरें डिस्प्ले की जा रही थीं। और उसने देखा कि आसमान में फ्लाइंग कार्स की गिनती भी बढ़ गई थी। इस वक्त आलिया कहाँ होगी? अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मुझे ओबेरॉय की फैमिली को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ललित ने देखा कि शहर के बीचों बीच एक बड़ी बिल्डिंग है जिसे एक मॉडर्न महल की तरह बनाया गया था। यहाँ चलकर देखना चाहिए। उसने अपने मुंह पर एक कपड़ा बांध लिया और वापस क्राउड के साथ मिक्स होने लगा। वो धीरे धीरे महल तक पहुंच गया। उसके पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दुकान के सामने बैठ गया। यहाँ पर लोग कॉफी पी रहे थे। ललित ने देखा कि वहां पर कोई भी कॉफी के लिए पे नहीं कर रहा था। ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी बहुत थक गया हूँ। ललित भी उस दुकान के अंदर चला गया और उसने एक कॉफी देने का इशारा किया। जैसे ही कॉफी आई, उसने काउंटर से कॉफी उठाई और बाहर की तरफ आने लगा कि तभी काउंटर पर खड़े शख्स ने टेबल की तरफ इशारा किया जहां पर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर था। उसने अपने आसपास देखा तो बाकी लोग भी अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करके ही पेमेंट कर रहे थे। ललित ने अपनी कॉफी वापस काउंटर पर रख दी। नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे, तुमको पे तो करना पड़ेगा। ललित ने कुछ नहीं सुना और वो पीछे मुड़कर बाहर की तरफ चलने लगा। वो भांप चुका था कि वहां पर भैया बात बिगड़ सकती थी। इसी दौरान उस शख्स ने भी अलग अलग स्क्रीन्स पर नजर आ रही ललित की तस्वीरों को देख लिया। वो तेजी से उसकी तरफ भागा और उसने उसके मुंह से मास्क हटा दिया। ए, तुम तो जासूस जासूस है ये। इससे पहले कि ललित भाग पाता, उस शख्स ने उसके हाथ पकड़ लिए और वहां भीड़ जमा होने लग गई। ललित को अचानक से डर लगने लगा और उसने जोर लगाया। तभी अचानक से उसके शरीर से पीली रोशनी निकलने लगी और वो शख्स किसी शॉक के कारण पीछे जा गिरा। तब तक वहां पर गार्ड्स भी पहुंच चुके थे। ललित ने जब अपने शरीर से निकल रही एनर्जी के बारे में सोचा तो उसने वहीं रहकर लड़ने का फैसला किया और कुछ ध्यान लगाने के बाद उसे वो कुछ हद तक कंट्रोल भी कर पा रहा था। उसने कुछ फायरबॉल्स बनाए और गार्ड्स को अटैक करना शुरू कर दिया। ललित खुद नहीं जानता था कि ये सब उससे हो कैसे रहा है। उसकी एक फायरबॉल जब एक कार को जाकर लगी तो वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। अब ललित को अपनी इस ताकत का और अच्छे से एहसास होने लगा। ये तो डेंजर है। इसका मतलब मैं आदमी गलत नहीं था। वो प्लेनेट शायद मेरे लिए नहीं था, मैं यहाँ के लिए ही बना हूँ। हर लूजर को भी लाइफ में एक बार अपना एनवायरनमेंट चेंज करना चाहिए। क्या पता वो हीरो बन जाए। अब वो गार्ड से बचता हुआ उनके ऊपर भी हमला कर रहा था। दोनों तरफ से लड़ाई चल रही थी कि तभी एक फ्लाइंग कार वहां पर आकर रुकी और उसमें से एक गार्ड निकला जिसने आलिया को जंजीरों से बांधा हुआ था। खेल खत्म, अब बाहर आ जाओ, नहीं तो इसको। उस गार्ड ने आलिया के बाल पकड़ लिए और उसको खींचने लगा। ललित एक बिल्डिंग के पीछे छिपा हुआ था। वो अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए बाहर आ गया। नहीं, मेरी फिक्र मत करो, तुम भाग जाओ। ललित ने आलिया की तरफ देखा और अपनी आंखें नीची कर ली। गार्ड्स ने आकर ललित के हाथों में वो जंजीरें डाल दी। ये खास तरह की RFID चेन्स थीं जो कि सुपर पावर्स को डिसेबल कर देती थीं। इसीलिए दोनों ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अब उन दोनों को उस फ्लाइंग कार में बिठाया गया और ललित ने देखा कि वो कार उसी महल के अंदर जा रही थी जिसे ढूंढते हुए वो यहां पर आया था। अदनान एक बड़े से हॉल में बैठा था।
जहां वो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर अपने किंगडम के बाकी हिस्सों की तरफ देख रहा था। योर हाइनेस, ये जासूस पकड़े गए हैं। ये लड़की लूनार्स में से एक है और इस लड़के के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अदनान ने नजर उठाकर दोनों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने उन गार्ड्स को वहां से जाने का इशारा किया। अब उस हॉल में अदनान के अलावा सिर्फ आलिया और ललित थे, जो अब भी उन जंजीरों में बंधे हुए थे। अदनान उनके पास पहुंचा। ओ मेहमान, वो भी बिन बुलाए। कौन हो तुम? दोनों ने ही कोई जवाब नहीं दिया। अब अदनान ने आलिया की गर्दन पकड़ ली और उसे जोर से दबाने लगा। आलिया को सांस लेने में परेशानी होने लगी। उसे तड़पता हुआ देखकर अब ललित से रहा नहीं गया। उसे छोड़ो, मुझसे बात करो। अदनान ललित के इस रवैये से हैरान था। उसने आलिया की गर्दन छोड़ी और ललित के करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखों को देखकर ललित के भी पसीने छूटने लगे थे। अच्छा, कहो, क्या कहना चाहते हो? तुम जानना चाहते थे ना कि हम कौन हैं? मैं ललित हूँ, एक दूसरे प्लेनेट से आया हूँ। मुझे तुम लोगों के झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस ओबेरॉय की फैमिली को वापस लेकर जाना है। ओबेरॉय? अदनान सोचने लगा कि आखिर ये नाम उसने पहले कहाँ सुना था। ओह तो तुम्हें उस आदमी ने भेजा है। बहुत साल लगा दिए। मुझे उसकी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जब चाहे उन्हें यहाँ से ले जा सकते हो। तो उन्हें छोड़ते क्यों नहीं? तुम बस इस टारगेट मेरे हवाले कर दो और फिर उनको ले जाओ। तुम भी यहाँ पर आए हो, तुम्हारे पास भी तो टारगेट होगा ना। अगर मेरे पास टारगेट होता भी तो मैं नहीं देता, लेकिन वो भी अर्थ पर ही है। फिर तो तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं। अपने दोस्त से कहना कि वो खुद आकर मुझसे मिले। मैं उसकी फैमिली को वापस लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। क्या कुछ और नहीं है जो मैं तुम्हें लाकर दे सकता हूं? अदनान अब जोर जोर से हंसने लगा। अपने आसपास देखो, ये पूरी जमीन मेरी है और कुछ वक्त के बाद ये पूरा प्लेनेट मेरा ही हो जाएगा। तुम्हारे जैसा आदमी मुझे क्या लाकर दे सकता है? हाँ, लाइफ क्रिस्टल्स? हाँ बिल्कुल। अदनान ने हैरानी से ललित की ओर देखा। ललित ने नोटिस किया कि आलिया भी उसे उसी हैरानी से देख रही थी। तुम मुझे तीनों लाइफ क्रिस्टल्स लाकर दे सकते हो? देखो, मैं नहीं जानता कि लाइफ क्रिस्टल्स क्या हैं, लेकिन अगर तुम उनके बदले में इस फैमिली को छोड़ सकते हो तो मैं भी तैयार हूं। अदनान ने कुछ देर सोचा। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर वो क्रिस्टल्स तुम ना ला पाए तो फिर? ललित ने बीच में ही उसकी बात काट दी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। अदनान के चेहरे पर फिर से एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने 2 ताली मारकर गार्ड्स को फिर से अंदर बुलाया। हमारे मेहमानों को बॉर्डर तक छोड़ दो। अब आलिया और ललित बॉर्डर क्रॉस करके ल्यूनार के इलाके में आ चुके थे। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। आलिया को अचानक गुस्से में देखकर ललित थोड़ा पीछे हो गया। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम जानते भी हो वो लाइफ क्रिस्टल्स क्या है? तुम्हें मरने का शौक है तो तुम अकेले ये काम करो। ललित ये सुनकर हैरान हो गया कि ऐसी क्या चीज है जो सीधा मौत के सौदे से ही मिलती है। वो लोग वापस प्रोफेसर के स्कूल में पहुंचे, जहां जाकर आलिया थोड़ी शांत नजर आ रही थी। उसे पूरा यकीन था कि क्रिस्टल्स की बात सुनकर प्रोफेसर ललित की मदद नहीं करेगा। दोनों ही प्रोफेसर को तमस के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन ललित को एक दूसरा सवाल बहुत परेशान कर रहा था। आखिर वो क्या शक्ति थी जो मैंने वहां महसूस की थी? हमारी तरह तुम भी इस प्लेनेट की कोर एनर्जी इस्तेमाल कर पा रहे हो। यानी मेरा शक सही था। कैसा शक? कुछ एंशिएंट बुक्स में एक ऐसे आदमी का जिक्र है जो किसी दूसरे ग्रह से नोवा पर आएगा और लूनार्स को शैडोज के चंगुल से आजाद करेगा। जब तुम मुझे पहली बार मिले थे, मुझे तभी एहसास होने लगा था तुम्हारे एनर्जी पॉइंट्स को देखकर। मैंने तब तुमको बताया नहीं क्योंकि मैं श्योर नहीं था।
अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारी किस्मत खास तौर पर तुम्हें इस काम के लिए यहाँ पर लेकर आई है। मुझे सिर्फ ओबेरॉय की फैमिली और उन क्रिस्टल से मतलब है। आप उसमें मेरी मदद कर सकते हैं या नहीं? आलिया भी ललित की तरह ही प्रोफेसर के जवाब का इंतजार कर रही थी। प्रोफेसर ने बहुत देर तक कुछ भी नहीं कहा और सोचने लगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उन क्रिस्टल्स को पाने के लिए तुम अभी तक तैयार नहीं हो। तुम्हारा अपनी शक्तियों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तुम्हारी ट्रेनिंग करनी होगी। तो करो ना। वैसे भी मैं जब से वहां से आया हूं तब से कोई पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा तो होना ही था। वो तुम्हारी पहली असल ताकत थी, एनर्जी सर्ज। लेकिन लेवल 1 की ये ताकत तुम्हारे इमोशंस से बंधी हुई है, और खास करके डर और खतरे से। जब तुम्हें खतरा महसूस होता है तो ये ऊर्जा अपने आप निकलती है, लेकिन अभी तुम इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही ग्रेविटेशन मैनिपुलेशन और टेलीकिनेटिक शिफ्ट भी तुमको सीखना पड़ेगा। तुम अभी आराम करो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ललित अब उस कमरे से बाहर चला गया तो आलिया ने प्रोफेसर की तरफ देखा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना अदनान उन क्रिस्टल से क्या करेगा? मुझ पर भरोसा रखो, हमारा रक्षक यहाँ आ चुका है। अब हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन तुम भी आराम करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आलिया नाराज थी, लेकिन कुछ कहे बिना ही वो वहां से चली गई। अगले दिन प्रोफेसर ने ललित को उनके स्कूल के ट्रेनिंग हॉल में बुलाया, जहां पर कई बच्चे पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई आपस में हथियारों से लड़ रहा था, तो कुछ लोग स्पेल्स या मंत्रों की मदद से अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। एक कोने में रॉकी नाम का एक छोटा लेकिन स्मार्ट हाथी खड़ा हुआ था, जो इंसानों की तरह बोलने में माहिर था। उसकी सूंड से हल्की हल्की बिजली की लहरें निकल रही थीं, जैसे कि वो अपने अंदर की एनर्जी को टेस्ट कर रहा हो। वो एक बच्ची को स्पेल सिखा रहा था। ललित को वहां आता देखकर उसका ध्यान भी ट्रेनिंग से हट गया। आओ ललित। ये बच्चे तो काफी टैलेंटेड है। हाँ, तुम्हें भी इन्हीं की तरह बनना होगा। मैं तैयार हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किसी भी तरह की शक्ति या स्पेल के बारे में जानने से पहले तुम्हें यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि एनर्जी कहां से आती है। ये सभी लोग अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इसी का इस्तेमाल वो किसी पर अटैक या खुद को डिफेंड करने के लिए करते हैं। कोई कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, ये बात उसकी सोल की स्टेज पर डिपेंड करती है। सोल की 3 स्टेजेस होती हैं, बिगनर, एडवांस्ड और मास्टर। ये सब तो मैंने कभी नहीं सुना। मैंने कहा ना, तुम्हें अभी काफी कुछ सीखना होगा। जैसे जैसे वक्त आएगा तुम्हारी सोल भी एडवांस्ड स्टेज पर पहुंच जाएगी, लेकिन अभी के लिए स्पेल पर फोकस करो। पहला स्पेल है फायर अटैक। बात करते करते प्रोफेसर के हाथ से आग की लपटें निकलने लगी। प्रोफेसर ने अपने हाथ जब कोने की तरफ पॉइंट किए तो वो आग वहां से निकलकर एक टारगेट को जलाने लगी। इसके अलावा जो दूसरा स्पेल है वो है फ्लाई। फ्लाई। प्रोफेसर अब हवा में तैर रहा था। इन्हीं 2 पावर्स का इस्तेमाल तुमने तमस में किया था। उस वक्त तो तुम्हारी वो बॉडी का रिस्पॉन्स था, लेकिन अब अगर तुम्हें इन पावर्स को कंट्रोल करना है तो इन्हीं स्पेल्स का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद तुम मुश्किल स्पेल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हो, जैसे वुल्फ अटैक। प्रोफेसर ने जैसे ही वुल्फ अटैक का इस्तेमाल किया, उसके आसपास एक नीली रोशनी आ गई जो धीरे धीरे एक भेड़िए की शेप लेने लगी। जैसे ही प्रोफेसर ने एक टारगेट की तरफ इशारा किया तो उस भेड़िए ने जाकर उस टारगेट पर 3-4 वार किए और टारगेट को तबाह करके वो गायब हो गया। इससे एडवांस भी हैं, जिससे हम खुद भेड़िया बन सकते हैं, लेकिन वो वक्त आने पर सिखाऊंगा। अब तुम्हारी बारी है, फ्लाई से शुरू करो। ललित ये सब देखकर नर्वस था। वो थोड़ा पीछे हो गया। फ्लाई। ललित के स्पेल कहने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। अब आसपास के बच्चे उसको देखकर हंसने लगे। ललित को अब गुस्सा आने लगा था। फ्लाई। इस बार भी जब कुछ नहीं हुआ तो रॉकी के साथ खड़े एक बच्चे ने रॉकी को कंधा मारा। अरे मोटू, ये तो तेरी तरह है।
इसे भी उड़ना नहीं आता। मोटा किसको बोला बे? रॉकी ने अपने बैग से एक किताब निकाली और अपनी सूंड से उसके पन्ने पलटने लगा। यूजलेस एनिमल। रॉकी ने स्पेल का इस्तेमाल तो उस बच्चे के ऊपर किया था, लेकिन अचानक रॉकी की गर्दन ही फूलने लगी और वो एक कबूतर की आवाजें निकालने लगा। अरे ये स्पेल दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर इस्तेमाल किया जाता है मोटू राम। प्रोफेसर ने अब बच्चों की तरफ देखा तो वो शांत हो गए और फिर उसने हवा में हाथ हिलाकर रॉकी के स्पेल को रिवर्स कर दिया। अब वो ललित के पास आया और उसने अपना हाथ पकड़कर उसे ललित के सीने पर रख दिया। पहले अपने आसपास की एनर्जी को खुद के अंदर समाने की कोशिश करो, ध्यान लगाओ। इसके बाद ललित कुछ देर तक ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा और शाम तक वो ट्रेनिंग ग्राउंड में ही था। शाम को जब रॉकी ने आलिया को ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठे हुए देखा तो वो उसके पास पहुंचा। ये नया स्टूडेंट कौन है? मुझसे बात मत करो रॉकी, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे लेकिन मैं तो बस उसके बारे में पूछ रहा था। रॉकी ने अपनी सूंड से ललित की तरफ इशारा किया। प्रोफेसर को लगता है कि वो हमारा रक्षक है और इसलिए वो हम सबकी जान खतरे में डाल रहे हैं। रक्षक? रॉकी ने भी सालों से रक्षक के आने की कहानियों के बारे में सुन रखा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो रक्षक अब उसके सामने था। रॉकी ने देखा कि ललित अब फ्लाई स्पेल का इस्तेमाल करके हवा में 2-3 इंच ऊपर उड़ पा रहा था। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और ललित भी धीरे धीरे इंप्रूव करने लग गया। रॉकी कई दिनों से ललित से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वो शर्मा जाता था। इस बार वो हिम्मत करके ललित के पास पहुंच गया। तुम रक्षक हो? रॉकी को बोलता हुआ देखकर ललित हैरान रह गया और फिर हंसने लगा। मैं ललित हूँ। ललित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जल्दी उसको एहसास हो गया कि वो किसी जानवर के साथ हाथ नहीं मिला सकता। रॉकी उससे मिलकर इतना खुश था कि उसने अपनी सूंड से उसका हाथ पकड़ लिया और हिलाने लगा। रॉकी की पकड़ मजबूत थी और उस वजह से ललित का हाथ दर्द करने लग गया। रॉकी को अचानक इस बात का एहसास होने लगा। ओह, सॉरी, तुम तो कुछ ही दिन में काफी कुछ सीख गए हो। हाँ, लेकिन अभी मुझे सिर्फ 2 ही स्पेल्स आते हैं। अरे मैं तो यहाँ 1 साल से हूँ, मुझे भी 2 ही स्पेल्स आते हैं, रैपिड रेस और नाइट टाइम। ये कैसे स्पेल्स हैं? रैपिड रेस में तो मैं तेज भाग पाता हूँ और नाइट टाइम में मेरे दुश्मनों को कुछ सेकंड के लिए अंधा कर देता हूँ। ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेल्स हैं। तुम्हें बाकी स्पेल्स नहीं सिखाए गए? हाँ, वो एक्चुअली मैं जल्दी स्पेल्स भूल जाता हूँ। हाथी तो अपनी मेमोरी के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। तो तुम्हें ये 2 स्पेल्स कैसे याद रहे? मैं अक्सर प्रॉब्लम्स में फंसता रहता हूँ, तब ये स्पेल्स भागने में बहुत काम आते हैं, इसलिए याद रहे। क्या इसके अलावा तुम्हें कोई स्पेल याद है? हाँ, एक स्पेल था। प्रोफेसर ने कहा था हम अभी उसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अपनी स्पेल बुक में उसे लिख लिया था। तुम चाहो तो मेरी स्पेल बुक रख सकते हो, उसमें ऐसी काफी स्पेल्स हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है। अगले कुछ दिनों में दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और अब ललित रॉकी की स्पेल बुक से कई दूसरे स्पेल्स भी सीखने लगा। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठा बैठा पढ़ रहा था कि तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने देखा कि दरवाजे पर प्रोफेसर खड़े थे। प्रोफेसर? वक्त आ गया है ललित कि तुम्हें ल्यूनार्स का सबसे बड़ा राज बताया जाए। राज? कैसा राज? देखो मेरे साथ ये छुपन छुपाई मत खेलो। जिन 3 लाइफ क्रिस्टल्स की खोज में तुम निकले हो वो तीनों अलग अलग प्लैनेट्स पर हैं। सबसे पहला है सोल क्रिस्टल, वो यहीं नोवा पर है। आसान तो नहीं लेकिन सबसे सरल वही है। और दूसरा क्रिस्टल है एक्वा प्लैनेट पर। वहां जमीन नाम की कोई चीज नहीं है, बस इनफाइनाइट वाटर है। लेकिन ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये लाइव वाटर है। वहां की लहरें सिर्फ बहती नहीं बल्कि सोचती भी हैं। और सबसे खतरनाक बात, वहां का पानी तुम्हारे डर को महसूस करता है, उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो वहां कोई रह भी कैसे सकता है? सब कुछ पानी है, लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी ना?
लाइफ है, बस वैसी नहीं जैसी तुमने देखी होगी। वहां के जीव सिर्फ बड़े और खतरनाक ही नहीं, उनके पास अपनी जादुई शक्तियां भी हैं। कुछ पानी में घुल मिल जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। वो तुम्हारी परछाई पकड़कर लहरों में मिलाएंगे और तुम खुद पानी का हिस्सा बन जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और कुछ मछलियां तो ऐसी हैं जो तुम्हारे दिमाग से खेलेंगी। वो तुम्हें जो दिखाएंगी असल में वो वैसी हैं ही नहीं। सदियों से वो ऐसा करती आ रही हैं। लेकिन तुम अभी ये सब मत सोचो, पहले सोल क्रिस्टल पे फोकस करो। जब वो मिल जाएगा तुम्हारी शक्तियां बढ़ेंगी और मैं तुम्हें आगे की ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन अभी के लिए बस एक ही लक्ष्य रखो, सोल क्रिस्टल। और वो कहाँ मिलेगा? लूनार्स की ही टेरिटरी में एक जंगल है जहां सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वजों ने उस क्रिस्टल को छिपा दिया था। तुम्हें वहां पर जाना होगा। मैंने आलिया को तुम्हारे साथ जाने के लिए कह दिया है और रॉकी भी तुम्हारे साथ जाना चाहता है। अब प्रोफेसर ने एक तलवार को ललित की तरफ बढ़ाया। हमारी दुनिया में वेपन्स और क्रिस्टल्स के अंदर अपनी ही एनर्जी होती है। कुछ वेपन्स और क्रिस्टल्स तो ऐसे हैं जो किसी मास्टर स्टेज सोल से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लो, ये तलवार रख लो। एक बिगनर स्टेज की सोल के लिए ये एकदम परफेक्ट है। हर बार हमले में अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तब ये काम आएगी। इसके बाद वो तीनों उस जंगल के सफर पर निकल गए। वो जंगल पेड़ों के अलावा लंबी लंबी घास से भरा हुआ था। रॉकी उस घास को खा रहा था जबकि आलिया उन्हें अपनी तलवार से काटते हुए साफ कर रही थी। आराम से, तुम तो इस घास के साथ ही जंग लड़ रही हो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? आलिया रुक गई और मुड़कर उसने अपनी तलवार ललित की गर्दन पर रख दी। मैं उसमें तुम्हें इमेजिन कर रही थी। मैंने क्या किया? क्या किया है? पता नहीं प्रोफेसर को क्यों लगता है कि तुम हमारे रक्षक हो। तुम्हारी वजह से अदनान को वो 3 क्रिस्टल्स मिलने वाले हैं। उसके बाद न जाने वो क्या करेगा। मैंने कहा ना, मुझे इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। मुझे इसमें मत घसीटो। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं आना था, लेकिन प्रोफेसर की वजह से आना पड़ा, इसलिए चुप रहो। इस झगड़े से अलग रॉकी अभी भी घास खाने में मस्त था कि तभी उसने देखा कि किसी ने उसकी गर्दन पर एक भाला रख दिया है। उसने नजर उठाई तो देखा कि 2 आदमी जिन्होंने शेर की चमड़ी पहनी हुई थी उसके सामने खड़े थे। वो दोनों रॉकी को देखकर अपनी जीभ बाहर निकाल रहे थे। रॉकी तेजी से वहां से ललित और आलिया की तरफ भागा। बचाओ, बचाओ, ये लोग मुझे खा जाएंगे। अचानक से पेड़ों के बीच से कई और उसी तरह के आदमी निकल आए और उन्होंने तीनों को घेर लिया। ये कौन है? ये लोग कोबरा ट्राइब से हैं। इन्हीं लोगों को क्रिस्टल का रक्षक बनाया गया था। अब उन आदमियों में से एक आदमी आगे आया। कौन हो तुम? इस जंगल में बाहर वालों का आना मना है। हम लूनार्स हैं। हमें प्रोफेसर ने भेजा है। हमें सरदार से मिलना है। सरदार से मिलना है? सरदार उस ट्राइब का चीफ था जो कि किसी से भी नहीं मिलता था, इसलिए सरदार का नाम सुनकर सभी हैरान रह गए। ठीक है, चलो हमारे साथ। वो 2 आदमी अभी भी भूख भरी नजरों से रॉकी को देख रहे थे। रॉकी उनकी नजरों से बचने के लिए अब ललित के पीछे छुप छुप कर चलने लगा। कुछ देर बाद वो लोग सरदार के पास पहुंचे। सरदार ने शेर की खाल के साथ साथ उसके दांतों से बना हुआ एक मुकुट भी अपने सर पर पहना हुआ था और उसके शरीर पर कई अलग अलग तरह के टैटूज थे। तो तुम्हें प्रोफेसर ने भेजा है? क्या वो भूल गया है कि सोल क्रिस्टल की खोज में आना मौत को दावत देने जैसा होता है? ललित अब आलिया और रॉकी की तरफ देखने लगा, लेकिन दोनों ही कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए, सोल क्रिस्टल हमारे लिए काफी जरूरी है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो हमें कहाँ मिलेगा? ललित की बात सुनकर वो सरदार हंसने लगा। तभी उस ट्राइब के 4 आदमी एक अनजान आदमी एहसान को पकड़कर ला रहे थे। सरदार, ये भी क्रिस्टल की खोज में आया है। सरदार ने एहसान को देखा। वो दिखने से बहुत ही पुराना फाइटर नजर आ रहा था। अब तुम कौन हो? शिकारी हूँ। कीमती चीजों का शिकार करता हूँ और उन्हें पाने के लिए दूसरों का।
अब सरदार जोर जोर से हंसने लगा। तुम जैसे लोग हर साल ही यहां पर आ जाते हैं, सभी को सोल क्रिस्टल चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, कोई खुद मरना चाहता है तो फिर हम उसको कैसे रोक सकते हैं? उसने अपने बाईं तरफ दिख रहे एक जंगल की तरफ इशारा किया। क्रिस्टल चाहिए तो जाओ, वो रहा जंगल, उसके पार ही एक गुफा में रखा हुआ है। जो क्रिस्टल का असली हकदार होगा वो उस क्रिस्टल तक पहुंच जाएगा। उन लोगों ने एहसान को छोड़ दिया। एहसान ने ललित और उसके साथियों की तरफ देखा और फिर जंगल की ओर भागने लगा। ये एक टेस्ट है, इसलिए तुम लोगों में से कोई एक ही अंदर जाएगा, बाकी लोग हमारे साथ जंगल की दूसरी तरफ इंतजार करेंगे। रॉकी तो पहले पीछे हट गया। ललित ने आलिया की तरफ देखा और फिर खुद ही जंगल की तरफ भागने लगा। जंगल के अंदर घुसने पर ललित को एहसास हुआ कि यह जंगल आम जंगल जैसा नहीं था। वहां पर सभी रास्ते एक जैसे नजर आते थे। ललित के वहां कदम रखते ही अचानक से वहां के पेड़ जाग गए और वो अपने तनों से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। रैपिड रेस स्पेल का इस्तेमाल करके अब ललित तेजी से जंगल के अंदर भागने लगा। वो जिस भी रास्ते जाता उसको इसी तरह के पेड़ दिखाई देते। करीब आधे घंटे तक यूं ही भागने के बाद वो रुक गया। ये तो वही जगह है जहां मैं पहले आया था। क्या ये कोई भूल भुलैया है? प्रोफेसर इसको इजी कह रहे थे। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से एक पेड़ ने उसको पकड़ लिया। ललित ने अपनी तलवार उठाई और उसके तनों पर वार करने लगा, लेकिन इससे उस पेड़ को कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी टहनियों से ललित को जकड़ता जा रहा था। ललित को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ललित की आंखें अब बंद होने लगी थीं। उसे लग रहा था कि वो कुछ ही पल में मर जाएगा और तभी उसे प्रोफेसर की बात याद आने लगी। उसने खुद ही अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान लगाने लगा। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली। वुल्फ अटैक। जैसे ही ललित ने वुल्फ अटैक स्पेल का इस्तेमाल किया, उसे चारों तरफ से नीली रोशनी ने घेर लिया जो कि एक भेड़िए की शेप में बदल गई। उस भेड़िए ने उन टहनियों को अपने दांतों से चबाकर अलग करना शुरू कर दिया। जल्द ही ललित आजाद हो गया। भेड़िए के गायब होने के बाद ललित ने एक बार फिर से रैपिड रेस का इस्तेमाल किया और वो तेजी से जंगल में इधर उधर भागने लगा। कुछ देर के बाद जब ललित जंगल से बाहर आया तो उसने देखा कि सरदार और उसके साथी जंगल के बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे। वहीं साथ ही एहसान भी जंगल से बाहर आ चुका था। एहसान की नजर उस गुफा पर पड़ी जो कि उसके सामने थी। क्रिस्टल 1 और लेने वाले 2, बहुत नाइंसाफी है। क्यों ना अभी फैसला कर लें कि ये किसके हाथ लगेगा? ललित उसकी बात को सही से समझ नहीं पाया कि तभी उसने देखा कि एहसान ने अपनी पीठ पर टंगी हुई कुल्हाड़ी को निकाल लिया। अपनी तलवार उठाओ, अभी फैसला हो जाएगा। अब आलिया ये सब देखकर डर गई। वो जानती थी कि ललित के लिए एहसान से लड़ना आसान नहीं होगा। उसने सरदार की तरफ देखा। ये लोग क्या कर रहे हैं? आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं रोक सकता उन्हें। ये एक टेस्ट है। जो भी क्रिस्टल को पाना चाहता है उसे ये तो साबित करना ही होता है कि वो उसका असली हकदार है। अगर तुम्हारा दोस्त नहीं लड़ सकता तो फिर ये उसकी परेशानी है, ना कि हमारी। ललित अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। क्या हुआ? डर लग रहा है? तो अभी लौट जाओ। डर? और वो भी हमारे राक्षस को? अभी भी लौट जाओ, वरना आज शिकारी खुद ही शिकार हो जाएगा। रॉकी के कॉन्फिडेंस को देखते हुए ललित को अच्छा तो लगा, लेकिन वो घबरा भी रहा था क्योंकि उसने एहसान को और ज्यादा उकसा दिया था। रक्षक? लेकिन इसकी रक्षा मुझसे कौन करेगा? तुम सिर्फ मुंह ही चलाना जानते हो या हाथ भी? ललित ने रॉकी को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं बल्कि एहसान की तरफ देखे जा रहा था। क्या हुआ? आ जाओ ना। एहसान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने ललित की ओर देखा और अपनी कुल्हाड़ी को लेकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ललित इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था।
ललित ने सही वक्त पर किसी तरह अपनी तलवार निकाली और उसके कुल्हाड़ी के वार को रोक दिया, लेकिन अगले ही पल एहसान ने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया और ललित नीचे गिर गया। इस रॉकी ने ये कहां फंसा दिया? ललित और एहसान की लड़ाई जारी थी। जहां एक तरफ एहसान उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, वहीं ललित रैपिड रेस स्पेल का इस्तेमाल करके इधर उधर भाग रहा था। सही मौका देखकर ललित ने भी अपनी तलवार से वार किया। सही वक्त पर पीछे हट जाने से एहसान को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, वो तलवार बस उसे छू कर निकल गई। ठीक है, अगर तुम इसी तरह लड़ना चाहते हो तो लाइन अटैक। अचानक से एहसान के आसपास की जगह एक पीली रोशनी से भर गई। फिर वो रोशनी एक शेर की शेप में ढल गई। अब उस शेर ने ललित पर इकट्ठा 5 से 6 वार किए और आखिर में ललित जमीन पर पड़ा हुआ था। लायन अटैक? ये स्पेल तो कोई एडवांस्ड स्टेज की सोल वाला ही परफॉर्म कर सकता है। क्यों? निकल गई है कड़ी? ललित ने एक बार फिर से खड़े होकर लड़ने की हिम्मत जुटाई। वो आंख बंद करके ध्यान लगाने लगा। अब तो मुझे इस प्रोफेसर पे भी डाउट हो रहा है। जब शेर वाली सिस्टम है तो मुझे भेड़िया क्यों सिखाया? सीखना ही था तो शेर वाला सुपर पावर सिखा देते। कम से कम मैं भी बुला लेता अपनी फौज अभी। और तभी उसे रॉकी की उस स्पेल बुक का ख्याल आया, वो खुफिया स्पेल। ललित के चेहरे पर अब एक मुस्कान आ गई थी। उसने आंखें खोली और एहसान की तरफ देखा। क्लियर? ललित के स्पेल कहने के बाद उस जंगल के बीचों बीच एक रोशनी की बॉल नजर आने लगी। ललित ने अपने हाथों से उसे नीचे आकर एहसान के सर पर गिरने का इशारा किया, पर वो बॉल बीच हवा में ही ब्लास्ट हो गई और हर तरफ धुआं फैल गया। जब धुआं साफ हुआ तो आलिया, सरदार और रॉकी धीरे धीरे उठ रहे थे। एहसान भी अगले ही पल उठकर खड़ा हो गया, लेकिन इस अटैक के उल्टा पड़ जाने के कारण सबसे बड़ा नुकसान तो ललित को हुआ था, जो अब भी जमीन पर ही पड़ा हुआ था और दर्द के मारे कराह रहा था। एहसान ने जब ये देखा तो वो लंगड़ाते हुए अपनी कुल्हाड़ी की तरफ आगे बढ़ा, जो कि कुछ ही दूरी पर थी। अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। ललित को भी लगा जैसे ये उसके आखिरी कुछ पल थे, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने फिर से वही 3 क्रिस्टल्स नजर आने लगे। इनमें से एक क्रिस्टल पीले रंग का था। ललित को लग रहा था जैसे वो क्रिस्टल उससे कुछ बात करना चाहता था। तभी अचानक से ललित के पूरे शरीर में एक बिजली की लहर दौड़ गई और एक पल के लिए उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। रॉकी ने नोटिस किया कि ललित की आंखों से भी रोशनी निकल रही थी। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसे? इतनी जल्दी इसकी सोल एडवांस्ड स्टेज तक कैसे पहुंच गई? क्रिस्टल ने उसकी मदद की है। क्रिस्टल चाहता है कि ललित ही उसे ले जाए। एहसान ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो अपनी कुल्हाड़ी को लेकर भागता हुआ ललित के पास पहुंचा। ललित अब नॉर्मल हो चुका था। एहसान को आता हुआ देखकर तुरंत उसने फ्लाई का इस्तेमाल किया और ऊपर हवा में चला गया। देखते देखते रॉकी एकदम खुश हो गया और उसने सीटी बजाई। यहां से वो अब लगातार अपनी तलवार से उस पर हमले कर रहा था। ललित को लगा जैसे उसके अंदर एक नई फुर्ती सी आ चुकी थी और वो पहले की तरह थका हुआ महसूस भी नहीं कर रहा था। उसके हमलों से बचते हुए एहसान कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। अब मैं बोर हो गया हूँ, इस खेल को यही खत्म करते हैं। अब इसके शेर नहीं है तो ये वर्क करना चाहिए। वुल्फ अटैक। ललित का वुल्फ अटैक इस बार और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था, क्योंकि उसकी सोल अब एडवांस स्टेज पर पहुंच गई थी। उसे किसी दूसरे स्पेल की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसके आसपास की एनर्जी से बने भेड़िए ने न सिर्फ एहसान को मार डाला, पर साथ ही उसके शरीर को उठा के वहां से बहुत दूर फेंक दिया। अब आलिया और रॉकी भी ललित के पास आ गए। तुम ठीक तो हो? ठीक? तुमने तो आज मुझे मरवा ही दिया था। अगली बार मेरे नाम पर किसी और को चैलेंज किया तो सबसे पहले मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। मैं तो बस। चुप रहो। तभी आलिया ने आसपास देखा। ये सरदार कहाँ है? अभी तक तो यहीं था। अब सब इधर उधर देखने लगे और फिर ललित की नजर उस छोटी सी गुफा पर पड़ी। सरदार को छोड़ो, क्रिस्टल लेने चलते हैं। तीनों उस गुफा की एंट्रेंस के बाहर ही खड़े हुए थे। उसमें अंदर जाने का रास्ता बहुत ही पतला था। तुम्हें यही रुकना होगा रॉकी, हम दोनों अंदर जा रहे हैं।
यहाँ अकेले? वो दोनों लोग फिर से मेरा शिकार करने पहुंच गए तो? कौन लोग? वही जो मुझे भूख भरी नजरों से देख रहे थे। सरदार भी अचानक से गायब हो गया है कहीं। जस्ट शट अप रॉकी, चुपचाप यहाँ बाहर हमारा इंतजार करो। इससे पहले कि रॉकी कुछ कहता, वो दोनों अंदर जा चुके थे। अब बाहर पत्ता भी हिलता तो रॉकी की दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। तभी उसे अचानक से लगा जैसे उसके आसपास की जमीन काफी हिल रही थी। तभी उसे कहीं से एक आवाज आने लगी जो हर गुजरते पल के साथ साफ होती चली जा रही थी। भागो भागो। आलिया? रॉकी ने जैसे ही मुड़कर गुफा की तरफ देखा तो आलिया और ललित उसके अंदर से भागते हुए बाहर आ रहे थे। इसके बाद उनके पीछे से एक गोरिल्ला बाहर निकला जो गुफा से निकलने के बाद साइज में बढ़कर 50 फीट तक का हो गया था। अरे बाप रे! और तुम लोग कह रहे थे कि मैं गुफा के अंदर फिट नहीं आ पाऊंगा। ललित ने गुस्से से रॉकी की तरफ देखा। यहाँ जान पे बनाई है और तुम्हें पिछली बातों पर आर्ग्यूमेंट करना है? गुफा में जाने का शौक है तो जाओ, वो गोरिल्ला काफी दिनों का भूखा भी लग रहा है। तभी आलिया भी भागते हुए उनके पास आ गई। उस गोरिल्ला ने तीनों को एक साथ देखा तो पास ही एक पेड़ जमीन से उखाड़ लिया और सीधा उनकी तरफ फेंक दिया। वो लोग पीछे की तरफ भागे और बच गए। इसका तो जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये क्रिस्टल का आखिरी रक्षक है। मेरे पास एक आइडिया है, रैपिड रेस। ललित अब रैपिड रेस की मदद से उस गोरिल्ला के इर्द गिर्द घूमकर उसके ऊपर वार करने का मौका ढूंढने लगा, मगर वो गोरिल्ला भी उतना ही तेज था और ललित की स्पीड को मैच कर पा रहा था। उसने भी इस बीच ललित पर 2-4 हमले किए। अब रॉकी भी भागता हुआ वहां पर आ गया। वो सीधा उस गोरिल्ला की तरफ ही बढ़ रहा था। उस गोरिल्ला ने उसे अपने हाथों से एक बार में उठा लिया और रॉकी छटपटाने लगा। छोड़ मुझे बंदर! वो गोरिल्ला अब रॉकी को अपने चेहरे के पास लाकर ध्यान से नोटिस कर रहा था। तभी उसने देखा कि रॉकी आंखें बंद करके कुछ कर रहा था। इसके बाद अचानक से रॉकी ने अपनी आंखें खोली। नाइट टाइम! रॉकी के नाइट टाइम का स्पेल इस्तेमाल करते ही उसने रॉकी को वापस जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें मसलने लगा क्योंकि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यही मौका है! ललित ने तुरंत उसके इशारे को समझते हुए रैपिड रेस और फ्लाई को एक साथ इस्तेमाल किया और तेजी से उड़ते हुए उस गोरिल्ला की गर्दन के करीब पहुंच गया, जहां उसने अपनी तलवार गढ़ा दी। उस गोरिल्ला का भारी भरकम शरीर एक ही वार से नीचे जमीन पर आ गिरा। अब एक बार फिर से तीनों को वही गुफा दिखाई दे रही थी। इस बार सिर्फ ललित अंदर गया और कुछ देर के बाद क्रिस्टल को एक पोटली में बंद करके बाहर आ गया। अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद तीनों ने ही कोई और बात नहीं की और वो एक बार फिर से स्कूल की तरफ जाने लगे। जब वो इस बार बीच शहर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का नजारा बदल गया था। ये सब क्या हो रहा है? शैडोज ने हमला कर दिया है। नहीं, क्या वो और फिर से शुरू हो गई है? हाँ, हमें प्रोफेसर के पास चलना चाहिए। आलिया और रॉकी भागने लगे, लेकिन ललित वहीं का वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसने पहली बार किसी वॉर को इतने करीब से देखा था। उसके ऊपर के आसमान में बहुत सी फ्लाइंग कार्स और दूसरे हथियारों से लैस प्लेन्स उड़ रहे थे और लोगों पर बमबारी कर रहे थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो इन हमलों का जवाब भी दे रहे थे, लेकिन ज्यादातर अभी भी अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर जा रहे थे। ललित वहां खड़ा अपने मिशंस के बारे में सोच रहा था। ये मैं कहां फंस गया हूं? हर तरफ बमबारी के माहौल में प्रोफेसर ने अपने स्कूल के सभी लोगों को एक बड़े से अंडरग्राउंड चैम्बर के अंदर भेज दिया। यहीं से वो लोग अपने आगे की स्ट्रेटेजी बना रहे थे और वॉर में शामिल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। आलिया, रॉकी और ललित अब प्रोफेसर के साथ बैठे हुए थे। देख लिया आपने क्रिस्टल्स ढूंढने का नतीजा? मैंने आपको पहले भी वार्न किया था। ये सब आपके इस रक्षक के कारण हुआ है। क्रिस्टल का इस वार से क्या लेना देना? अभी तो अदनान के पास तीनों क्रिस्टल्स भी नहीं आए हैं। अब आप ही इसका जवाब दीजिए। आलिया गुस्से में वहां से दूर जाकर खड़ी हो गई और वहां मौजूद वेपन्स को देखने लगी। क्या बात है प्रोफेसर? अदनान को ये बात मालूम थी कि उन क्रिस्टल्स में से एक हमारी टेरिटरी में है
इसीलिए उसने कभी पूरी तरह से इस इलाके को बॉम्ब नहीं किया था ताकि क्रिस्टल्स को कोई नुकसान ना हो। लेकिन अब क्योंकि क्रिस्टल तुमने वहां से निकाल लिया है तो वो बेरहमी से हर जगह पर हमले करवा रहा है। अब ललित चुप हो गया और एक कोने में जाकर कुछ सोचने लगा। अगर अदनान को वो क्रिस्टल्स मिल गए तो वो इससे भी ज्यादा तबाही मचाएगा। क्या मुझे ये मिशन छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, अब ये मेरा झगड़ा नहीं है और माँ ने कहा था बचपन में कि अपने काम से काम रखने का। मुझे अपना काम खत्म करके वापस अर्थ पर लौटना है। तभी उसने देखा कि प्रोफेसर उसके पास ही आ रहा था। तो क्या तुम अगले क्रिस्टल की खोज में जाने के लिए तैयार हो? प्रोफेसर के सवाल से ललित थोड़ा हैरान हो गया। क्रिस्टल? मुझे लगा आप मेरी मदद नहीं करेंगे। मैं तो सिर्फ अपनी मदद कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम ये बात नहीं मानते कि तुम हमारे रक्षक हो, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। साथ ही अगर हमें अदनान का मुकाबला करना है तो हमें भी उन 3 क्रिस्टल्स की जरूरत होगी। इसीलिए तुम किसी भी साइड रहो, उन क्रिस्टल्स का मिलना बहुत जरूरी है। तो कहां मिलेगा अगला क्रिस्टल? वहीं? हाँ, तुम्हें एक्वा प्लेनेट से वाटर क्रिस्टल लाना होगा। लेकिन परेशानी यही है कि लूनार्स में कोई भी स्पेस ट्रेवल करना नहीं जानता। शैडोज की साइंटिफिक सोसाइटी ने स्पेस में जाने का रास्ता ढूंढ निकाला था, लेकिन लूनार्स इसी प्लेनेट तक सीमित है। इसीलिए हमारे लिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करें। वहां जाने की टेंशन आप छोड़ दीजिए। अब तो सर पे कफन बांध के निकल ही पड़े। लेकिन हाँ, इस बार मैं वहां अकेले जाना चाहता हूँ। नहीं, वहां पर तुम्हें बाकी लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ऐसी बेवकूफी मत करो और आलिया को साथ लेकर जाओ। पर क्या वो मेरे साथ आना चाहेगी? मैं उसे समझा दूंगा। पिछले एक्सपीरियंस के बावजूद भी इस नए मिशन के लिए ना सिर्फ आलिया ने बल्कि रॉकी ने भी हामी भर दी। अब वो तीनों लोग अंडरग्राउंड बंकर से ऊपर स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े हुए थे और दूर से अदनान का जासूस भी ये सब देख रहा था। ये अजीज नाम का जासूस तभी से ललित के पीछे लगा हुआ था जब से वो तमस से लौटा था। इसी ने अदनान को पहले क्रिस्टल के मिल जाने की खबर दी थी। ललित ने अब सभी के सामने अपने बैग से स्टारगेट निकाला। यही है वो। तुमने उस दिन अदनान से झूठ बोला कि तुम्हारे पास ही था? हाँ, अगर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन होता तो मैं इसे अब भी छिपा के रखता। ललित ने अब स्टारगेट का एक नया बटन दबाया तो दोनों एंटेनास के बीच एक स्पार्क पैदा हुआ और उनके सामने एक पोर्टल गेटवे खुल गया। तीनों ने उसमें कदम रखा और अचानक से पोर्टल गायब हो गया। अजीज ने अपने हाथ में पहने कम्युनिकेशन ब्रेसलेट से तुरंत अदनान को कॉल किया। बोलो, क्या खबर है? उन्हें दूसरा क्रिस्टल मिला या नहीं? क्रिस्टल छोड़िए, मुझे स्टारगेट मिल गया है। कहां पर? हाँ, उसी बाहर वाले आदमी के पास है। वो आपसे झूठ बोल रहा था। वो पिद्दी चूहा मुझे धोखा देना चाहता था। कहां है वो? मैंने सुना था कि वो एक्वा प्लेनेट पर जा रहे हैं, वाटर क्रिस्टल की तलाश में। तो 4 आर्मी यूनिट्स के साथ तुम भी वहां पर पहुंच जाओ। मुझे स्टारगेट हर हाल में चाहिए। बिल्कुल। दूसरी तरफ ललित और उसके साथी एक्वा प्लेनेट पर पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि वहां पर कई सारे आइलैंड्स थे जो आपस में कनेक्टेड थे और वहां का सारा एरिया सिर्फ पानी से भरा हुआ था। सिर्फ आइलैंड का 10% एरिया ही ऐसा था जहां पर जमीन दिखाई दे रही थी। यहाँ क्या पानी में डुबकी लगाकर क्रिस्टल ढूंढना होगा? ललित ने आसमान में देखा तो वहां पर 2 सूरज चमक रहे थे। उसने अपनी आंखें नीची कर ली। पहले जमीन पर ढूंढ लेते हैं, नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। वो तीनों लोग 2 घंटे से उन्हीं आइलैंड्स के बीच में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें क्रिस्टल के साथ साथ वहां किसी भी तरह का कोई एलियन नजर नहीं आया। वहां पर एक अजीब सी शांति थी। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, पर प्रोफेसर के कहने की वजह से तुम्हें मेरे साथ आना पड़ा। वरना मैं जानता हूँ कि तुम नोवा पर ही रुककर लड़ना चाहती थी। आई होप तुम्हें मेरी सिचुएशन भी समझ आ रही होगी। तुम्हारी सिचुएशन? तुम उसे हमारा प्लेनेट बर्बाद करने के लिए वो 3 क्रिस्टल्स दे रहे हो और फिर मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझूं? तुम उसे स्टारगेट क्यों नहीं दे देते?